अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 7.3। हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी एक्सरसाइज नंबर 7.2, जिसमें हमने डिफरेंट फिगर्स के अंदर एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। उसमें हमारे पास पैरेललोग्राम भी थी, स्क्वायर भी था और ट्रायंगुलर शेप्स भी थी। तो इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन हैं जो डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सर्कल के बारे में पहले पढ़ते हैं कि सर्कल किसे कहते हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज अ सिंपल प्लेन शेप ऑफ ज्योमेट्री, आल्सो कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस। यानी कि अगर आपके पास कोई भी कर्व्ड सरफेस है तो इस कर्व्ड सरफेस को हम क्या नाम देते हैं? इस कर्व्ड सरफेस को सर्कल का नाम दिया जाता है। ये कर्व्ड सरफेस जो है ये सर्कल कहलाती है। इसको हम टू रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इस सर्कल के अंदर वाला हिस्सा और दूसरा इस सर्कल के बाहर वाला हिस्सा। तो सर्कल के जो अंदर वाला हिस्सा है ये इस सर्कल का इंटीरियर पार्ट कहलाता है। इंटीरियर स्टैंड्स फॉर अंदरूनी, अंदर वाला। और ये जो इसके बाहर है ये क्या कहलाता है? ये इस सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है। एक्सटीरियर मीन बैरूनी हिस्सा। इसके बाद ये जो लाइन, ये जो कर्व हमने मार्क की है, ये कर्व क्या कहलाती है? इस कर्व को हम इस सर्कल की बाउंड्री का नाम भी देते हैं कि जहां तक इस सर्कल का एरिया है, इसके अंदर जितना हिस्सा होगा वो इस सर्कल का एरिया कहलाएगा। और ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ सर्कल को हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कहा जाता है। इस सर्कल का जो इंटीरियर है वो पॉइंट जहां से हम रख के, कंपास रख के या किसी भी चीज़ की मदद से सर्कल को मार्क करते हैं, वो पॉइंट इसका सेंट्रल पॉइंट होता है। आप इसको सी से भी डिनोट कर सकते हैं या बाज़ जगहों पे इसको ओ भी लिखा होता है। तो ये सी जो पॉइंट है हमारे पास, ये क्या कहलाएगा? ये सी पॉइंट जो है ये इसका सेंटर कहलाएगा। सेंटर ऑफ सर्कल हम इसे कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इस सर्कल के अंदर और बाहर आप डिफरेंट पोजीशंस पे पॉइंट ले सकते हैं। हमने किसी भी चीज़ को लोकेट करना हो, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो कि वो कहाँ मौजूद है सर्कल में, तो अगर यहाँ पे सपोज आप ए लिखते हैं तो ये ए जो है ये कहाँ होगा? ये सर्कल के अंदर मौजूद होगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर बी हम लिख देते हैं तो ये बी जो है ये कहाँ है? ये इस सर्कल के बाहर है। यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉइंट लिख देते हैं इस बाउंड्री पर, तो ये जो डी पॉइंट है ये अगर हम इसकी पोजीशन लोकेट करेंगे तो किस जगह पे बताएंगे कि जो पॉइंट डी है ये ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ये ऑन द बाउंड्री प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम सर्कल में अंदर या बाहर कोई भी चीज़ जो है जब लोकेट करते हैं या किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो उसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि वो सर्कल के अंदर है या बाहर है या उसकी बाउंड्री पर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ हम सर्कल से रिलेटेड जो कुछ डेफिनेशंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आर्क किसे कहते हैं? ठीक है जी। आर्क क्या है? तो आर्क क्या है? एनी पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल। आर्क किसे कहते हैं? एनी पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्कल, ये क्या कहलाएगा? ये आर्क कहलाएगा। अब ये है हमारे पास सर्कल, ये है इसकी बाउंड्री जिसको हमने सर्कमफेरेंस का नाम भी दिया। आप इसका कोई भी एक हिस्सा ले लें। सपोज आप इसका इस डी पोजीशन से लेके यहाँ तक का हिस्सा ले लेते हैं तो ये आपके पास आ गया। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा? ये आर्क। अगर आप ये वाला हिस्सा ले लेते हैं कर्व वाला ऊपर वाला, तो आप इसको इस तरह से भी ट्रेस कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी ट्रेस कर सकते हैं। तो इसका कोई भी एक हिस्सा, कोई भी सेगमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? वो आर्क कहलाता है। ठीक हो गया। इसके बाद है कॉर्ड किसे कहते हैं? आर्क के बाद नेक्स्ट क्या है? कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड क्या है? It is a line segment whose end point lie on the circle
a line segment whose end point lie on the circle, कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट कहां मौजूद हो, सर्कल के ऊपर मौजूद हो। सपोज ये हमारे पास सर्कल है, अब इसमें हम यहां पर ये लाइन सेगमेंट ड्रा कर देते हैं। याद रहे कि जो कॉर्ड होगा ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगा। अगर ये सर्कल के सेंटर से पास होता है तो फिर ये कॉर्ड नहीं कहलाएगा। अब इसके में हम देखें ये लाइन सेगमेंट है, तो इस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं ये कहां पर मौजूद हैं, ये इस सर्कल की बाउंड्री पर मौजूद हैं। तो वो लाइन सेगमेंट के जिसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कहां मौजूद हों, वो सर्कल पर मौजूद हों। तो ये एंड पॉइंट्स इसके क्या है, सपोज अगर इन पॉइंट्स को ए और बी का नाम दे दें तो ए बी इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, कहां मौजूद हैं, ये सर्कल पर मौजूद हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो सेगमेंट है ये इसका कॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कॉर्ड कहलाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है जी सीकेंड। सीकेंड किसे कहते हैं, सीकेंड क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। वो स्ट्रेट लाइन जो किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे। स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल ऑन 2 पॉइंट्स, तो वो क्या कहलाएगी, वो कॉर्ड कहलाएगी। हम किस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये हमारे पास था कॉर्ड। कॉर्ड किस तरह से ड्रा किया था कि हमने स्ट्रेट लाइन मार्क की थी जो इस सर्कल की बाउंड्री को 2 पॉइंट्स पे कट करती थी। अगर हम इसे हमने क्या नाम दिया था, कॉर्ड का, अगर इस कॉर्ड को एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या कर रही है, ये इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, ये लाइन अब इसका सीकेंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये इसका सीकेंड कहलाएगी। तो अगर हम किसी भी सर्कल में कॉर्ड को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये लाइन सेगमेंट जो है ये क्या करता है, ये इस सर्कल को कट करता है 2 पॉइंट्स पे। तो ये जो कॉर्ड की एक्सटेंडेड फॉर्म है ये क्या कहलाती है, ये इसका सीकेंड कहलाती है। इसी तरह से सेक्टर किसे कहते हैं, सेक्टर स्टैंड्स फॉर पार्ट या हिस्सा। जब हम कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, जिस तरह से हमने कॉर्ड ड्रा की, तो इसमें ये जो हिस्सा है ये अलहदा हो गया सर्कल का और ये नीचे वाला अलहदा हो गया। तो ये जो एक पार्ट है, पोर्शन है इस ए बी आर्क के अंदर, ये क्या कहलाएगा, ये इस सर्कल का सेक्टर कहलाएगा। तो हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं सेक्टर को, अ रीजन बाउंडेड बाय द 2 रेडियाई एंड एन आर्क लेइंग बिटवीन रेडियाई। तो वो क्या कहलाता है, वो इसका सेक्टर कहलाता है। ठीक है जी, अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई मींस ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका रेडियस है। ठीक है जी, और यहाँ पे ये हमने एक लाइन और मार्क की, ये भी इसके रेडियस के ही इक्वल होगी। तो ये 2 रेडियाई के इक्वल जो है वो आपके पास आ गया। तो ये इसका सेंट्रल रीजन है जो इन दोनों रेडियाई के दरमियान बाउंडेड है, और ये क्या है, इसकी आर्क है। तो ये भी क्या कहलाता है, ये इसका सेक्टर कहलाता है। ठीक है जी, इसके बाद है सेगमेंट किसे कहते हैं, अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। वो रीजन जो कॉर्ड और आर्क के दरमियान हो वो क्या कहलाता है, कॉर्ड और आर्क के दरमियान का जो हिस्सा है ये सेगमेंट कहलाता है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें, सॉरी ये पीछे मैंने बताया था आपको, ये हिस्सा जो है ये इसका सेगमेंट कहलाता है। ठीक है जी, जो कॉर्ड और आर्क के दरमियान बाउंडेड है, और ये जो हिस्सा जो 2 रेडियाई और एक आर्क के दरमियान बाउंडेड है, ये हिस्सा क्या कहलाता है, ये हिस्सा इसका सेक्टर कहलाता है। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेंजेंट किसे कहते हैं। हम इस सर्कल पे किसी भी जगह पर एक लाइन मार्क करते हैं जो इस सर्कल को इसके आउटसाइड से, आउटसाइड मीन जस्ट सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए स्ट्रेट पास होती है। तो ये जो लाइन है जो इस सर्कल के अंदर ना हो, जस्ट इसकी बाउंड्री को टच करते हुए पास हो रही हो, तो ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है, ये लाइन इसका टेंजेंट कहलाती है। ठीक है जी, और नेक्स्ट पे है आपका कंसाइक्लिक किसे कहते हैं, कंसाइक्लिक। तो कंसाइक्लिक क्या होता है, अ सेट ऑफ पॉइंट्स आर सेड टू बी कंसाइक्लिक
इफ दे लाई ऑन द कॉमन सर्कल, अगर किसी भी सर्कल में वो पॉइंट्स जो सेम पोजीशन पर मौजूद हों तो वो क्या कहलाते हैं, वो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कंसाइक्लिक कहलाते हैं। तो ये सेक्टर से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड हमारे पास डेफिनेशंस हैं। ये तमाम डेफिनेशंस जो हैं ये आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। बुक में आपको पेज नंबर 125 पर एक्सरसाइज नंबर 7.3 से पहले गिवन है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3, उसमें जो क्वेश्चन गिवन है हमें, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन पैरेललोग्राम से रिलेटेड भी हैं। इनमें हमने एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कुछ एंगल्स हमें गिवन हैं तो उसके लिहाज से हम देखेंगे जी इसको, ये क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट देखें, हमारे पास फिगर है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें ये फिगर्स दिए हैं, 3 पार्ट्स आपको गिवन है, इसमें से 2 मैं सॉल्व करूंगा। आपने अननोन वैल्यूज, अननोन एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें फिगर गिवन है, ये है हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है जी, पैरेललोग्राम में इस एंगल को मेंशन किया है y से। ये जो एंगल है आपके पास, ये इसको नाम दिया है उन्होंने x का, सॉरी ये x नहीं है हमारे पास, इसमें यहाँ पे कॉर्ड मार्क की गई है। इस लाइन को क्या नाम देते हैं, ये लाइन क्या कहलाती है, इसका कॉर्ड कहलाती है। तो कॉर्ड मार्क की, तो ये जो एंगल था कंप्लीट ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका जो अपर पार्ट है इसको नाम दिया है x का, और ये जो लोअर एंगल है ये है हमारे पास 40 डिग्री। ये है हमारे पास एंगल z मेंशन किया गया है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। और ये जो एंगल है इसको नाम दिया है 1, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है 110 के इक्वल। ये हमारे पास इसका पार्ट फर्स्ट, इसमें कोई नाम नहीं दिया गया फिगर को, हम पहले इस फिगर को नेम दे लेते हैं। सपोज हम कहते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब हम इस पैरेललोग्राम में देखें, हमने पढ़ा पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं किसी भी फिगर के अंदर वो इक्वल होते हैं। तो इसमें एंगल ए और एंगल सी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह से टोटल एंगल है तो एंगल डी और एंगल बी जो हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम इसको फाइंड करें, किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास फिगर कौन सी है, पैरेललोग्राम। इन गिवन पैरेललोग्राम हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ये क्या आएगा, मेजरमेंट एंगल ए ये किसके इक्वल आएगा, मेजरमेंट एंगल सी के। तो एंगल ए को किससे डिनोट किया यहाँ पे, y से, तो y किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 110 डिग्री के। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी 110 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट आपने फाइंड करना है यहाँ पर z की वैल्यू। तो ये जो नीचे फिगर बनती है ये आपके पास कौन सी फिगर बनती है, ये जो नीचे आपके पास फिगर बनती है ये है ट्राइंगल। ठीक है जी, तो हम इस ट्राइंगल को अगर सॉल्व करें, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल का क्या नाम है, BCD। इन ट्राइंगल BCD हम क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा आपके पास 180। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये आपके पास आएगा, ये एंगल है Z प्लस 110 प्लस 40, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या आता है 110 प्लस 110 प्लस 40 150। तो ये आपके पास आ जाएगा जी Z प्लस 150 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 150 को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो Z की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 180 माइनस 150, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। ठीक है जी, ये आपके पास Z की वैल्यू आ गई। ये पहले आपने फाइंड की थी Y की वैल्यू,
नेक्स्ट आ गई आपके पास z की वैल्यू। अब इसी तरह से आपके पास रह गया x किसके इक्वल होगा? अगर हम देखें इस लाइन सेगमेंट को, तो लाइन सेगमेंट के लिहाज से यहां पर ये है ट्रायंगल BCD जिसे हमने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया, ये कितनी है? ये हमारे पास 30 डिग्री। ये है इस ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल और ये है इसका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, x से जिसको डिनोट किया गया है। तो इंटीरियर एंगल क्या होता है? इंटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के किसी भी ट्रायंगल में इक्वल होता है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल क्या है आपके पास? यहां पे z है, तो z किसके इक्वल आ जाएगा? x के। ये इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर है, तो इंटीरियर की जगह z आ गया और एक्सटीरियर की जगह x। तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? 30 डिग्री। ये 30 आया था हमारे पास, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास? 30 डिग्री। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से नेक्स्ट आपको फिगर दी है, हम थर्ड फिगर सॉल्व करेंगे। तो थर्ड फिगर में हमें वैल्यू गिवन है, इसी तरह से शेप है, फिगर दी गई है हमें, उसमें भी नेम्स जो है वो आपको गिवन नहीं है और अननोन वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखेंगे इसमें हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज हमने यही फिगर है हमारे पास, हम इसमें ये वैल्यूज खत्म कर देते हैं और इसी को हम जो है वो उसकी शेप दे लेते हैं उस फिगर की। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं इसको हमने जो है वो खत्म कर दिया, इसी को हमने नाम दे दिया ABCD का। तो थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में जो फिगर है इसमें ये आपके पास फर्स्ट डायगोनल है और यहाँ A को भी C से मिला देंगे, आपके पास सेकंड डायगोनल है। तो इस तरह की फिगर आपको गिवन है। इस एंगल को नाम दिया है यहाँ Z। ये वैल्यू गिवन है आपको 110। ये है आपके पास 30 डिग्री। इसे नाम दिया गया है x का। इसके बाद ये है आपके पास y और यहाँ ये वैल्यू गिवन है आपको 50 डिग्री। ठीक है जी। अब आपने इसमें फाइंड क्या करना है? आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया जी। तो देखें किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम z फाइंड करते हैं। इस पॉइंट को अगर आप O का नाम दे देते हैं तो ये हमारे पास ट्रायंगल बनती है। कौन सी ट्रायंगल? AOB। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOB क्या लिखते हैं हम? सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इन तीनों को ऐड कर लें। फर्स्ट एंगल z है, सेकंड एंगल आपके पास 110 गिवन है, थर्ड एंगल आपके पास 30 डिग्री गिवन है। ये तीनों वैल्यूज आपने इसमें पुट कर दी, इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को पहले ऐड कर लें। z प्लस 110 प्लस 30 140 डिग्री इक्वल्स टू 180। इस 140 को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, यहाँ z रह जाएगा तो ये क्या आएगा? 180 माइनस 140। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। ये z की वैल्यू होगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया? फर्स्ट वैल्यू आ गई किसकी? z की। ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 40 डिग्री। ठीक हो गया जी। अब अगर ये 40 है तो इसी तरह से ये जो एंगल है आपके पास y, ये इस साइड के लिहाज से अगर हम देखें जो AC है, तो AC के लिहाज से ये जो Z है ये इस Y के लिहाज से क्या है? अगर आप इस Z को इंटीरियर कहते हैं तो ये इसका एक्सटीरियर होगा और अगर आप Y को इंटीरियर कहते हैं तो ये इसका एक्सटीरियर होगा। तो इंटीरियर एक्सटीरियर के क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ पे ये क्या आएगा आपके पास? हम यहाँ क्या लिखेंगे? इन
पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम को हमने क्या नाम दिया है, ए बी सी डी का। इसमें क्या है, एन इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अपोजिट एक्सटीरियर के। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, z किसके इक्वल है, z इक्वल्स टू y। ये जो z है ये y के इक्वल होगा, तो ये क्या आएगा आपके पास, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, y इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। इसी तरह से यहां पर ये जो x है ये किसके अपोजिट है, 50 के। तो x क्या आ जाएगा आपके पास, x इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई। ठीक है जी, तो हमने पहले क्या किया, ट्रायंगल को सॉल्व किया, उससे हमने z की वैल्यू फाइंड आउट की। फिर हमने देखा z y के अपोजिट था, ये इंटीरियर है ये एक्सटीरियर है, तो इन दोनों को इक्वल ले लिया। इसी तरह से x और 50 इन दोनों को इक्वल ले लिया, तो ये आपके पास तीनों एंगल्स की वैल्यूज आ गई। इसके बाद देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या कहा, हमें स्टेटमेंट दी है उसने। तो स्टेटमेंट के लिहाज से पहले हम फिगर ड्रा करेंगे और फिगर ड्रा करने के बाद फिर हम उसमें जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है हमारे पास वैल्यू, उसने क्या दी, इन अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले आप पैरेललोग्राम ड्रा कर लें। ये आपके पास आ गई पैरेललोग्राम। उसने कोई नाम नहीं दिया पैरेललोग्राम को, आप अपनी तरफ से नाम दे दें, ये ए बी, ये सी और ये डी, ये आपके पास पैरेललोग्राम आ गई। उन्हें क्या जी, वन एंगल इज 28 ग्रेटर देन द अदर। एक एंगल क्या है, 28 ग्रेटर है दूसरे एंगल से। एंगल की कोई वैल्यू नहीं दी, तो सपोज हम कहते हैं कि ये एंगल x है आपके पास। अब अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अगर ये x ही है तो c भी x होगा। ठीक है जी, और b और d दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो फर्स्ट एंगल अगर आपके पास x आ गया, तो दूसरा जो एंगल है ये इससे क्या है, 28 ग्रेटर है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें जब हम 28 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आएगा। जो ये वैल्यू होगी वही वैल्यू आपके पास b की भी होगी। तो आप ये वैल्यू बेशक यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसने क्या कहा, आगे फाइंड द एंगल्स। एंगल्स आपने जो है वो फाइंड करने हैं। तो हम इसमें एंगल ए की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, एंगल डी की भी, एंगल बी की भी और एंगल सी की भी। तो देखें किस तरह से फाइंड करते हैं। अब अगर हम देखें तो ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं और ये तकरीबन स्ट्रेट लाइंस को शो करती है कि अगर हम इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन कभी भी ये इसी तरह से सीधी ही जाएगी, तो ये स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जो बनने वाला एंगल अपनी पोजीशन के लिहाज से स्ट्रेट है, तो इस पे बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 180 डिग्री। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, x प्लस 28, ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। x और x ऐड हो जाएगा तो ये क्या आएगा आपके पास, 2x प्लस 28, ये आ गया आपके पास 180 डिग्री के इक्वल। इस 28 को इक्वल के दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दें, ये 28 यहां जाएगा तो यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस 180 में से 28 माइनस करें तो आपके पास क्या वैल्यू आती है, 180 से 28 माइनस 10 माइनस 8 2 7 माइनस 2 5 एंड 1 एज इट इज आ गया। हमने x फाइंड करना है तो 152 को इस 2 से इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 7 का 14 1 कैरी 2 6 12। तो x की वैल्यू क्या आई 7, तो मीन्स आपके पास मेजरमेंट एंगल a क्या आ जाएगा 76 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल a ये किसके इक्वल था,
एक्स के और ये कितना आ गया हमारे पास 76 डिग्री, ये हमारे पास फर्स्ट एंगल की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मेजरमेंट एंगल डी फाइंड कर सकते हैं। मेजरमेंट एंगल डी किसके इक्वल होगा, x प्लस 28 के, x की वैल्यू हमने 76 निकाली है, 76 में हम 28 ऐड कर देंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 104 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल डी क्या आ जाएगा, ये आपके पास 104 डिग्री आ जाएगा। तो अगर ये आपके पास 104 है तो ये भी कितना होगा बी भी, ये भी 104 होगा। ये अगर आपके पास कितना आ रहा है 76 डिग्री आ रहा है तो ये भी कितना होगा, ये भी 76 डिग्री होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक हो गया जी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपको वैल्यूज क्या गिवन है, वो भी इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आपको वैल्यू गिवन है। इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी इफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो पहले पैरेललोग्राम की बात है, ये पैरेललोग्राम हमने ड्रा कर ली, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। कहते वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 4 टाइम्स ग्रेटर, 4 गुना ज्यादा है। पिछले क्वेश्चन में था 20 मोर है, इसमें 4 गुना 4 टाइम्स। जहां 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स की बात हो तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू को। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मींस अगर हमारे पास ये एंगल जो है ये x है तो एंगल d क्या होगा, इसका 4 टाइम्स मींस 4x। ठीक हो गया। तो हमने अननोन एंगल जो है वो फाइंड करने हैं, एंगल ए और एंगल डी की वैल्यूज जो है हमने फाइंड आउट करनी है। बी और सी भी साथ इसी के आ जाएंगे हमारे पास वैल्यूज। तो उसी तरह से हम यहां क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है, इक्वल लिया जाता है 180 के। तो यहां पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स क्या हैं, x प्लस 4x इक्वल आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री के। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x आपने फाइंड करना है, 5 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास क्या आएगा 5 3 जा 15, 3 कैरी जिस 30 बन जाएगा, 5 6 जा 30। तो x क्या आ गया 30, मींस आपके पास मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 30। ये किसके इक्वल था, मेजरमेंट एंगल ए इक्वल था x के। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री के इक्वल, सॉरी 36 डिग्री के इक्वल। इसी तरह से आप नेक्स्ट एंगल फाइंड करेंगे। नेक्स्ट एंगल क्या है, मेजरमेंट एंगल डी, ये किसके इक्वल लिखा था हमने 4x के। तो 4 इंटू 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24, 2 कैरी 4 3 जा 12 एंड 2 14। तो ये हमारे पास कितना आएगा 144 डिग्री। ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल डी की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट एंगल और ये आपके पास सेकंड एंगल। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये कितना आ रहा है आपके पास 144 डिग्री, ये कितना आ रहा है आपके पास 36 डिग्री। ये भी कितना होगा, D के अपोजिट B है तो ये भी 144 होगा, A के अपोजिट C है तो ये कितना होगा, ये भी 36 ही होगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब इसमें अगर आप इन चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो इनका जो सम है वो कितना आएगा आपके पास, वो 360 डिग्री ही आएगा। ठीक हो गया जी। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किया। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आप करेंगे सेकंड पार्ट सॉल्व, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन आपका काम है। ठीक है जी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में और कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से आपने काम करना है, डेफिनेशंस तमाम लर्न करनी है। जज़ाकल्लाह फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।